पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान। मैं बिल्कुल इसके मूल मूल विशेषताओं को आपके सामने रखूंगा, बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान, इसमें क्या होता है, पहली बात, निजी संपत्ति की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ निजी संपत्ति की अवधारणा पर बल दिया जाता है। यानी आप अपनी योग्यता के आधार पे, अपने हुनर के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे चाहे जितनी आर्थिक तरक्की करिए, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है उस आर्थिक तरक्की के मार्ग में कोई बहुत पीछे छूट जाए, जो खाने खाने को, दाने दाने को मोहताज हो, तो भी कोई बात नहीं। ये पूंजीवाद की मान्यता है, निजी संपत्ति। दूसरी बात, यहां पर मुक्त व्यापार तथा खुली बाजार व्यवस्था का समर्थन किया जाता है। खुली बाजार व्यवस्था का समर्थन। अब मुक्त व्यापार व ओपन मार्केट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा अर्थ लगाया जाता है कि भाई सभी देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को क्या बनाएं, उदार बनाएं, तथा सभी देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आपस में एकीकृत करें। तभी तो ओपन मार्केट सिस्टम, कोई किसी की बाजार में जा सकता है, किसी की बाजार में आ सकता है, दूसरों की बाजार में जाकर अपनी वस्तुओं को बेचिए, आपकी बाजार में वे लोग आकर आपकी वस्तुओं को बेचेंगे। इसे कहते हैं बाजारों का एकीकरण। बाजारों का एकीकरण। बाजारों का एकीकरण तभी होगा ना जब सभी लोग अपनी अपनी बाजारें खोल कर रखें, कोई अपनी बाजार को बंद ना करे, है ना। तो यहीं से कंसेप्ट आता है भूमंडलीकरण का। भूमंडलीकरण, जिसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। दूसरी बात, अब निजी संपत्ति से फिर निजीकरण की धारणा। एक और बात, एक और विशेषता इसकी, राज्य बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मीन्स हियर द स्टेट इज सपोज्ड टू फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर। ये बेसिकली एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ का दिया गया विचार है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड स्टेट, सीमित राज्य का सिद्धांत। और एडम स्मिथ ने सीमित राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि एक ऐसा राज्य जो बाजार के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल व केवल बाजार तथा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है ना। फिर सीमित राज्य के एडम स्मिथ के इस सिद्धांत को जॉन लॉक ने भी जस्टिफाई किया प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत देकर। जॉन लॉक ने कहा कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये मनुष्यों को प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त किए गए हैं, ईश्वर द्वारा ही प्रदान किए गए हैं, राज्य द्वारा या किसी कानून द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए राज्य को कोई अधिकार नहीं बनता कि व्यक्तियों से उनके प्राकृतिक अधिकारों को छीने। यानी जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को आत्यंतिक बनाकर प्रस्तुत किया, और आत्यंतिक बनाने के क्रम में उसने राज्य को साफ साफ रोक दिया, ये कहते हुए कि आप प्राकृतिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकते। इससे साबित होता है कि लॉक अधिकारों के क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करता है
और इस तरह से सीमित राज्य की संकल्पना को बढ़ावा देता है। तो आप सामान्य भाषा में बस लिख लीजिए कि पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान यह अपेक्षा करता है कि राज्य सदैव सीमित राज्य बना रहे। सीमित राज्य का मतलब समझ रहे हैं ना? सीमित राज्य का सामान्य मतलब राज्य व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में बेवजह हस्तक्षेप न करे, राज्य बाजार व्यवस्था के संचालन के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। बाजार व्यवस्था का संचालन प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे, उद्यमी करेंगे, पूंजीपति वर्ग करेगा। और जाहिर सी बात है पूंजीपति वर्ग मांग व आपूर्ति के सिद्धांत को आधार बनाकर बाजार व्यवस्था का संचालन करेगा। राज्य को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। प्लस जब राज्य को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है तो फिर राज्य क्या करेगा भाई? राज्य क्या करेगा? राज्य बाजार को सुरक्षा देगा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने पर बल देगा। ठीक है, राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा, स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। ठीक। अच्छा, जहां पूंजीवादी आर्थिक मॉडल होगा वहां पर किस तरह की हुकूमत की डिमांड की जाएगी, किस तरह की शासन प्रणाली? तो यहीं पर इसी स्लाइड में मैं छठा पॉइंट इधर लिख देता हूं, आप कॉपी कर लेंगे प्लीज। जन सहभागिता आधारित शासन व्यवस्था कह सकते हैं, उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। है ना? अगर किसी देश में उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है तो समझ लीजिए कि वहां पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान विकसित हो ही नहीं सकता। तो अब तो पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान की विशेषताएं आप समझ पाए होंगे और संक्षेप में आपने इसे लिख भी लिया होगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े समाजवादी आर्थिक प्रतिमान की तरफ। देखिए, समझने में आपको 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि चलो लगभग समझ गए, थोड़ा रह गया है, कभी और समझ लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, लिखने लिखाने में भले कुछ छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दोबारा भी वीडियो ओपन करके आप लिख सकते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप जरा भी उदार नहीं बनेंगे, है ना? अब समझ लेते हैं समाजवादी आर्थिक प्रतिमान। हाँ, देखिए आदित्य बता रहे हैं कि आपके बोलने के क्रम में ही हम लिख लेते हैं, यही होना भी चाहिए। बट कोई बात नहीं, मतलब मैं इसलिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं कि आप आगे से ये ना कहें कि साइड हट जाए, आप कह सकते हैं, वो तो मैं बस यूं ही बोल दिया। समाजवादी आर्थिक प्रतिमान, फोर्थ वाला फिर से एक्सप्लेन कर दें? ठीक है, कर लेते हैं। इधर आइए, उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि आपको पढ़ा चुका हूं, संविधानवाद पे आधारित लोकतंत्र आपने पढ़ा है ना भारतीय संविधान के परिचय के दौरान। वही बात तो है ये उदार लोकतंत्र, यानी जन सहभागिता आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था जो संविधानवाद के मूल्यों का अनुसरण करे, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हुकूमत जनता का हो, जनता द्वारा हो, जनता के लिए हो, तथा साथ ही साथ कुछ मानकों का ख्याल रखा जाए, जैसे विधि के शासन की संकल्पना, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, है ना, तटस्थ नौकरशाही, तटस्थ निर्वाचन आयोग वगैरह वगैरह। ठीक।
समाजवादी आर्थिक प्रतिमान। आप तय मानिए, पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान को उल्टा कर दीजिए, समाजवादी आर्थिक प्रतिमान निकल आएगा। जैसे पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान की शुरुआत हमने की थी, निजी संपत्ति की अवधारणा में यकीन किया जाता है। यहां पर निजी संपत्ति की वकालत नहीं की जाती, संपत्ति के सामाजिकरण की बात की जाती है। संपत्ति का समाजीकरण, समाजीकरण। हाँ, संपत्ति का समाजीकरण यानी यहां पर बेसिकली राज्य को यह दायित्व सौंपा जाता है कि उत्पादन के साधनों का, सामान्य भाषा में कह लीजिए आर्थिक संसाधनों का, आम जनमानस के मध्य न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हो। और वितरण सुनिश्चित करते समय यह भी ध्यान रखा जाए कि धन का संकेंद्रण किसी गलत हाथ में न हो, है ना। तो यहां पर बेसिकली इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया जाता है, आर्थिक विकेंद्रीकरण पे। पूंजीवाद में आर्थिक केंद्रीकरण है। तो संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण। दूसरी बात, यहां पर ओपन मार्केट सिस्टम या फ्री ट्रेड में यकीन नहीं किया जाएगा, यानी मुक्त व्यापार तथा खुली बाजार व्यवस्था का समर्थन नहीं किया जाता। समझ रहे हैं? यहां पर अर्थव्यवस्था की बंद दरवाजे की नीति का अनुसरण होता है। अर्थव्यवस्था की बंद दरवाजे की नीति का अनुसरण किया जाता है। राज्य आर्थिक मामलों में व्यापक हस्तक्षेप करता है। मतलब यहां राज्य सीमित राज्य नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां राज्य सीमित राज्य नहीं होगा। तो कैसा राज्य होगा भाई? तो सीमित राज्य का जो विपरीतार्थी राज्य होता है, अपोजिट स्टेट होता है, उसको बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। तो यहां राज्य कैसा होगा? कल्याणकारी राज्य होगा। और कल्याणकारी राज्य के बारे में आपको मालूम ही है कि एक ऐसा राज्य जो जनता के सभी वर्गों का कल्याण तथा विशेष रूप से वंचितों के कल्याण को वरीयता दे, ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहां कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाता है ना। जब भी कोई कहे ना, जैसे मान लीजिए कहा था ना कि इंडियन स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सीमित राज्य की संकल्पना को बढ़ावा नहीं दिया जाता। और जब भी कोई देश वेलफेयर स्टेट के रूप में होता है, कल्याणकारी राज्य के रूप में होता है, तो यह मान लिया जाता है कि वो समाजवाद के नक्शे कदम पर चल रहा है। उसकी प्राथमिकता समता की स्थापना है, समानता की स्थापना है, स्वतंत्रता को वरीयता देना नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे समानता को स्वतंत्रता पर वरीयता दी जाती है ना। समानता को स्वतंत्रता पर वरीयता दी जाती है। चौथा पॉइंट यही लिखा हूं कि समाजवादी आर्थिक प्रतिमान में, यानी
उस देश में समाजवादी आर्थिक प्रतिमान मजबूती से फलीभूत होता है जहां देश कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में यकीन रखता हो। सीमित राज्य नहीं, सीमित राज्य तो पूंजीवाद की पहचान है ना, समाजवाद की क्या पहचान है? कल्याणकारी राज्य। क्लियर है? और ये जो मैं मान्यताएं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे इसके पहले उदारवाद या पूंजीवाद की मान्यताएं रखी, तो पूंजीवाद की हमने मूल मान्यताएं रखी। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर भी अलग अलग समय में तमाम बदलाव हुए, क्योंकि देखिए उदारवाद की एक धारा है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद खुल्लम खुला कहता है कि राज्य को कल्याणकारी मार्ग पर चलना चाहिए, वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उदारवाद की मूल मान्यता मान ली जाएगी, है ना। बदलते समय के साथ विचारधाराओं में बदलाव होता है, तो उतना विस्तार से आपको समझने की जरूरत नहीं है अभी केवल मूल मान्यताएं बस जान लीजिए, जनरल स्टडीज पर्पज से ये मोर देन एनफ है। ठीक है, तो अब लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं गांधीवादी आर्थिक प्रतिमान। पांचवा पॉइंट यही है कि यहां समानता को स्वतंत्रता पर वरीयता दी जाती है। पूंजीवाद में स्वतंत्रता को समानता पर वरीयता दी गई है ना, क्योंकि वो व्यक्तिवाद की बात करता है ना।